नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में महिला सुरक्षा के नाम पर जो राज्यों के सरकारों द्वारा अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, क्या वे कानून वास्तव में असरकारी हैं, प्रभावशाली हैं? क्या उन कानूनों के हवाले से सही में भारतीय महिलाओं की रक्षा की जा सकती है या हो रही है? हाल फिलहाल की जो सबसे बड़ी घटना हुई है वह हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर.जी. कर मेडिकल अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ट्रेनी का गैंग रेप किया गया, जैसा कि आरोप है। उस पर सीबीआई की जांच भी चल रही है और उसके बाद उनकी ब्रूटल यानी नृशंस हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल की इस घटना के बाद से राष्ट्रीय स्तर की सारी मीडिया का फोकस पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ गया, जिसमें डॉक्टर के साथ जो दुर्घटना हुई, जो नृशंस बलात्कार और हत्या हुई, उस पर बातें कम हुई और पश्चिम बंगाल सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ माहौल ज़्यादा बनाया गया। तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल पूरे देश में इस कदर बनाया गया कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनफ इज़ इनफ कहा और उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट यानी पूरा भाषण एक रिलीज़ किया और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाना गलत है, बल्कि इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और भारतीय समाज में कोई भी इन घटनाओं के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा, सबसे पहला जो सवाल है कि कौन सा बलात्कार या रेप की घटना या महिला उत्पीड़न से संबंधित मामला बड़ा होता है और कौन सा छोटा? कोई कह सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर ट्रेनी की नृशंस हत्या हुई बलात्कार करने के बाद, क्या वह ज़्यादा भयावह थी, या महाराष्ट्र में जहां पर एनसीपी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना और भाजपा के गठबंधन की सरकार में जो महाराष्ट्र में एक स्कूल की बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, जिसके कारण वहां पर तोड़फोड़ हुआ, रेल रोको आंदोलन करना पड़ा, पुलिस को 144 लगाना पड़ा, क्या वो ज़्यादा खतरनाक था? या उत्तर प्रदेश की वह घटना जिसमें 2 दलित लड़कियों को अनुमानित रूप से बलात्कार करके हत्या करके पेड़ में टांग दिया गया या फांसी लगा दिया गया? कौन सी बलात्कार की घटना ज़्यादा खतरनाक होती है और कौन सा कम? यह कौन तय करता है, कैसे तय होता है? अगर हम ज़रा सा भी मीडिया कवरेज के बारे में समझ रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिन सरकारों के पास ज़्यादा ताकत है, अपने राज्य के अपराधों को वे दबा देते हैं, और जिन राज्य सरकारों के पास ज़रा सी मीडिया पर पकड़ नहीं है, वह उनके राज्य सरकार जो है या उनकी सरकार जो है, वहाँ के अपराध आसानी से जनता के सामने आ पाते हैं। बल्कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी महिला सुरक्षा से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, उस पर खुलकर कभी भी बात नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल की घटना को कहा जा रहा है कि 2012 में जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, यानी हत्या और बलात्कार की जो जघन्य घटना हुई थी, अपराध हुआ था, नृशंस हत्या हुई थी, उसके बाद से चौंकाने वाली घटना पश्चिम बंगाल के डॉक्टर ट्रेनी के साथ हुआ है। यह तो मीडिया के लोगों का बनाया हुआ भ्रम है, एक विचार का एक ऐसा खरीद फरोख्त बनाया गया है जिससे ख़ास समय में चीज़ें बिकती हैं। लेकिन मेरी मानना है, मेरी धारणा है, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि बलात्कार से संबंधित घटनाएं या महिला उत्पीड़न से संबंधित घटनाएं न 2012 में रुकी, न उसके पहले रुकी, न अब रुक रही हैं, बल्कि हर रोज़ आप किसी भी राज्य का अखबार उठाइए, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का अखबार उठाइए, वहाँ का मीडिया उठाइए, आसपास अपने मोहल्ले में घूमिए तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल आपके इलाके में महिला से संबंधित घटनाएं हुई हैं
जहाँ पर कभी बलात्कार की घटना हुई हो या छेड़खानी की घटना हुई हो, लेकिन महिला कहीं भी सुरक्षित है ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में जब राष्ट्रीय स्तर की मीडिया फोकस में उस घटना को लाने लगी और पूरे देश में पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना होने लगी, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से एक बिल अपने पश्चिम बंगाल विधानसभा में लाया है, जिसका नाम रखा है अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। इस बिल के अपराजिता बिल के हवाले से अब बहुत ही कड़े सज़ा की प्रावधान की गई है और इसमें यह भी बात किया गया है कि जब भी कोई ऐसी घटना होगी उसका स्पीडी ट्रायल होगा और 21 दिन के भीतर उसे निष्कर्ष में पहुंचा दिया जाएगा, उसे अंतिम सज़ा तक पहुंचा दिया जाएगा। सवाल यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने महिला सुरक्षा के नाम पर यह नया अपराजिता बिल लाया है। सवाल यह है कि इसके पहले भी दिल्ली में जब 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था, उस समय भी एस.जे. वर्मा कमेटी बनी थी, बल्कि उसके पहले भी विशाखा गाइडलाइंस था। उसके पहले जो बहुत सारे ऐसे कानून बन चुके हैं जिसमें हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस से संबंधित है, हैरेसमेंट ऑफ वीमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तमाम प्रकार के कानून पहले से अस्तित्व में हैं। लेकिन सवाल है कि उन कानूनों का आखिर होता क्या है। जब भी राष्ट्रीय स्तर की मीडिया किसी एक मुद्दे को हाईलाइट करती है तो वहाँ से संबंधित सरकारें अपने सरकार के बचाव में एक कानून बनाती है, एक नया बिल लाती है, उसे लागू करती है, लेकिन यह नहीं बताती है कि पुराने बने हुए कानूनों का क्या हुआ। पश्चिम बंगाल की बात हो या दिल्ली सरकार की बात हो या बिहार सरकार की बात हो या उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो या महाराष्ट्र किसी भी सरकार की बात हो, कोई सरकार यह नहीं बताती कि जो पहले से महिला सुरक्षा को लेकर जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों के पालन पोषण का, उन कानूनों को लागू करने का क्या स्थिति है। क्या इन कानूनों से पहले पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा कानून नहीं था? क्या दिल्ली में एस.जे. वर्मा कमेटी के पहले कोई कानून नहीं था? या जो हमारे जो दंड विधान है यानी भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पीनल कोड था, भारतीय दंड संहिता थी, क्या उन कानूनों में महिला सुरक्षा के नाम पर कोई भी कानून नहीं है? दरअसल कानून है, लेकिन कोई भी इस पर डटकर यानी ईमानदारी से बात नहीं करना चाहता है कि जब पूरा समाज महिला विरोधी हो, जब पूरे समाज में महिला उत्पीड़न के खिलाफ कोई भी शिक्षा का प्रावधान नहीं है, पूरे भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, स्कूल में जब महिला शिक्षा से संबंधित कोई किसी भी प्रकार की पढ़ाई मुस्तैदी से नहीं होती है, ऐसे में महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? बल्कि तमिलनाडु में हाल फिलहाल में तमिलनाडु सरकार यानी M.K. स्टैलिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ऐसे कई आश्चर्यजनक मामले सामने आए हैं जिसमें पूरे आधे स्कूल की बच्चियों का एक टीचर के द्वारा मॉलेस्टेशन होता रहा। वह एक प्राइवेट स्कूल की घटना है। हाल ही में एक और ऐसा मामला आया जिसमें बच्चियों को कहीं टूर पर ले जाने की बात हुई और टूर पर ले जाकर बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई, उनका मॉलेस्टेशन किया गया, छोटे बच्चियों का उत्पीड़न किया गया। इतना ही नहीं, अगर हम ईमानदारी से बात करें तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उन पर भी वर्क प्लेस में महिला के साथ छेड़खानी के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन उसमें अंतिम समय में क्या हुआ? क्या महिला ने अपने केस वापस ले लिए या कोई भी महिला जो अपना इज्जत दांव पर लगाकर इस मामले में केस करेगी वह अपने मामले क्यों वापस लेंगे? केरला में महिला सुरक्षा से संबंधित हिमा कमेटी रिपोर्ट चल रही है। हिमा कमेटी रिपोर्ट में चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कैसे पुराने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जिस केरला को प्रगतिशील राज्य माना जाता है, उस केरला में फिल्म डायरेक्टर्स के द्वारा फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ 20 वर्षों से क्या हो रहा था। यानी कि इतने इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इतने बड़े बड़े पैमाने पर शोषण होता है कि जहां पर एक एक्ट्रेस को अपनी बात कहने में 20 साल लग जाते हैं। तो क्या ऐसे में यह नहीं बनता है कि हम ईमानदारी से
अपने सरकार से ही नहीं बल्कि अपने कानून के बारे में समझे। किस स्कूल में कानून की शिक्षा दी जाती है? आखिर प्रशासन के मामले में इतनी ढिलाई क्यों है कि कोई भी महिला पुलिस थाने से डरती है? इस पर बात क्यों नहीं होती है? पश्चिम बंगाल में ही जो ताज़ा अपराजिता बिल जो 2024 अपराजिता बिल 2024 बना है, क्या इस मामले में ममता बनर्जी यह सुनिश्चित कर सकती है कि किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होगा और वह थाने पहुंच जाए, उसके बाद उसका मामला आसानी से दर्ज कर लिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। हम दिल्ली में देखें कि जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ जब महिला उत्पीड़न के मामले सामने आए, कई दिनों तक पूरी दिल्ली में विरोध के चर्चे रहे। पूरे भारत में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को न केवल बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन करने पड़े, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके मामले मीडिया को उजागर किया, कोर्ट में मामले चले गए, तब कहीं जाकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और अंत में अभी कार्रवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ऐसे मामले हैं, हाई प्रोफाइल मामले हैं, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी क्या आज के पास कोई सरकार कर सकती है? क्या कोई भी महिला जिसका ताल्लुक आम आदमी के घर से है, क्या वह महिला सुरक्षित है? अगर यह मामला आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल का देखें तो क्या यह पहली बार मामला है? आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं होती रही हैं और यह मामला सिर्फ और सिर्फ महिला संबंधित नहीं है, बल्कि जब आरजी कार मेडिकल अस्पताल के बारे में सीबीआई की जांच बैठी तो तमाम प्रकार के जो बहुत ही बड़े बड़े घोटाले हैं वह उजागर हो रहा है। अगर ईमानदारी से कहीं भी अगर इस प्रकार की जांच हो जाए तो वर्तमान समय में शायद ही ऐसी कोई संस्था है जहां पे छोटी बड़ी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार न चल रहे हों और उसमें वहां के लोकल नेताओं का हाथ नहीं है। दरअसल में सरकारें चाहती ही नहीं हैं कि महिला सुरक्षित रहें, क्योंकि महिला सुरक्षा के मामले में अगर आप देखेंगे तो यह किसी एक राज्य की बात होती, अगर यह 10 साल में किसी एक साल का मसला होता तब बात समझ में आती। मीडिया के मामले में भी आप आए दिन देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन जिसकी कोई बात सामने नहीं आ पाती है। जब मी टू का पहला कैंपेन भारत में चला था तो एमजे अकबर जो भाजपा सरकार में नेता थे, मंत्री थे, राज्यसभा के मेंबर थे, उनकी बदनामी हुई। तमाम जगहों से उनके नाम सामने आए कि कैसे अपने संपादक रहने के दिनों में, बल्कि एमजे अकबर जो हैं उनके ऊपर भी मीटू के चार्जेस चले, उनके ऊपर कोर्ट में मामले चल रहे हैं। और जो बहुत सारी पत्रकार जो बेंगलोर में हैं, जो विदेश में चले गए, उन्होंने भी 20-20 साल बाद एमजे अकबर के खिलाफ शिकायतें दर्ज की और यह मामला सामने आया। महिला मुद्दा असल में भारतीय समाज में कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप स्कूल के स्तर पर, जब तक आप शिक्षा के स्तर पर बच्चे से यानी कि बच्चों को आप यह नहीं सिखाएंगे कि महिला सुरक्षा ज़रूरी है, महिला किसी भी समाज के लिए उतना ही बराबर की हकदार है जितना कोई अन्य व्यक्ति, तब तक महिला सुरक्षा की गारंटी नहीं की जा सकती है। आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं, सामने आती हैं, जिसको देखकर यकीन नहीं होता है कि भारत में कहा जाता है कि भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा यानी कि भगवान का दर्जा है, बल्कि महिला सुरक्षा की बात करें तो ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में स्थिति और बद से बदतर हो गई है। निर्भया हत्याकांड के बाद, उस बलात्कार हत्याकांड के बाद, जब पूरे देश में महिला सुरक्षा के नाम पर बातें हो रही थी, बढ़ चढ़कर बातें हो रही थी, सरकार बदली जा चुकी थी, तब ऐसा लगता था कि शायद सरकारें गंभीर होंगी और जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उसका हिस्सा बनाया जाएगा कि कैसे बच्चों को बचपन से सिखाना होगा, कि कैसे स्कूल के दिनों से सिखाना होगा कि कैसे हमें बराबरी के साथ सभी समाज में सभी का बराबर का हकदार है। जितना जो सार्वजनिक जगहें हैं, सड़कें हैं, पार्क हैं, वह सभी के लिए है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों को इस बराबरी की शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अगर कोई
बलात्कार की घटना हो जाए तो सरकारों के लिए आसान है कि अगर उस पर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई मीडिया कवरेज हो जाता है तो सरकार उस पर कहेगी कि अपराधी को फांसी की सज़ा दे दो। लेकिन कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा करना चाहती है कि आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में हजारों लाखों स्कूल चलते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे आपके सरकार के स्कीम में पढ़ते हैं। आप उन बच्चों को महिला संबंधित मुद्दों के बारे में प्रशिक्षित करने का कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि अगर महिला को महिला सुरक्षा से संबंधित शिक्षा स्कूल में दी जाएगी तब शायद बड़े बड़े लोगों के लिए भी यह मुश्किल हो जाएगा कि जिस प्रकार से वह महिलाओं को खिलौने की वस्तु समझते हैं, भोगने की वस्तु समझते हैं, जो भारतीय समाज में परंपरागत रूप से एक धारणा बनी हुई है, शायद उनके सोच को लागू करने में परेशानी होगी। इसीलिए फांसी की सज़ा मांगना, फांसी की अनुशंसा करना किसी भी सरकार के लिए आसान है, लेकिन महिला की सुरक्षा के लिए सच में कोई असरकारी प्रभावशाली कदम उठाना मुश्किल है। मैं इस पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो अपराजिता बिल के नाम पर के हवाले से अपराधियों को सीधे फांसी की सज़ा की मांग जो कर रही है, ऐसा लगता है कि यह असरकारी नहीं होगी। और किसी भी प्रबुद्ध समाज के लिए यह ज़रूरी है कि किसी भी मुद्दे का हल इस मानवीय ढंग से हो कि उसमें अपराध ही ना हो, बल्कि अपराध होने का हम इंतज़ार करें और उसके बाद अपराधियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग करें। कहीं से भी किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं लगता, न्यायोचित नहीं लगता। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।